सो क्लास आप लोगों को लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है ना वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, न्यूट्रिशन एनिमल्स वाला टॉपिक हमने खत्म किया था। और फिर हम इसके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे, इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है वो सॉल्व नहीं किए थे। मैंने कहा था ये आपके होमवर्क है। तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने इसको खोल के नहीं देखा होगा, विच इज वेरी बैड। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। amylase, number identifying the organ is one. Does anybody know what this one means? ये वन क्या है? जल्दी से बता दो। कम ऑन एनीबडी, कोई बता दो। ना ये माउथ है, ना ये ओरल कैविटी है। और कोई? सर कौन सा नंबर? नंबर वन। सर इट्स अ ग्लैंड। इट्स सैलिवरी ग्लैंड्स, दैट इज राइट, इट्स सैलिवरी ग्लैंड्स। आप सही बताया ना बेटा। माउथ तो यहाँ पे होगा ना, ओरल कैविटी तो यहाँ पे होगा। ठीक है। इट्स सैलिवरी ग्लैंड्स। नंबर आइडेंटिफाइंग द ऑर्गन, ऑर्गन दैट सिक्रीट्स द एंजाइम। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे बेटा? सैलिवरी glands. Can anybody tell me what the substrate and the products are for amylase? Isham is correct. शाबाश। गर्ल्स को नहीं आता। और प्रोडक्ट भी तो बताओ। वेल दैट्स करेक्ट। अगेन यार, गर्ल्स को नहीं आता है, ऐसे कैसे हो सकता है? गर्ल्स कम ऑन वेक अप। हाँ भाई, अलिशबा, हानिया, खदीजा, मरियम, नदीम, आमना, वेयर आर यू? वेक अप। नहीं भाई। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, देन वी हैव नंबर थ्री। एंजाइम का नाम भी बताना है, ऑर्गन जो सिक्रीट कर रहा है उसको भी बताना है। ये सबको नजर आ रहे हैं हमें। फिर उसके बाद जो भी होगा ना, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। सबस्ट्रेट उन्होंने दिया हुआ है, प्रोडक्ट हमें बताना है। ठीक है। सो विदाउट आइडेंटिफाइंग द एंजाइम एंड द ऑर्गन, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट वुड बी द नेम ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? निशा एंड अहमद, यू बोथ आर ओनली आंसरिंग। मरियम नदीम ने पहला आंसर किया था वैसे। एंड मरियम नदीम, यू आर पार्टली करेक्ट। और सोचो, एनीबडी एल्स? मरियम नदीम, यू आर आल्सो देयर। इट्स गुड टू सी यू। और बाकी बच्चे नहीं है भाई। वलीद is not responding, Amna is not responding, Alishba, Hatija, Rida Umar has joined, she also responds. अच्छा, ये वाला मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं आता। सो लेट्स सी व्हाट थ्री इज, कम ऑन। मेरे ख्याल से थ्री का नाम तो हम सबको मालूम है। जल्दी से बोलना शुरू करो। क्लास आप लोगों ने बताया ना, फिर हम आगे बोलें। दैट्स राइट, स्टमक इट इज। सॉरी, ये एंजाइम का नाम नहीं है, तो ऑर्गन का नाम है। एंजाइम का नाम किसी को याद है? यस अलिश भाई, यू आर राइट, शाबाश। एंड मरियम नदीम, यू आर द फास्टेस्ट एंड करेक्ट एज वेल। प्रोटीएज। अगर मैं कहूँ इसके अलावा कोई नाम बताओ, स्टमक के प्रोटीएज का एक और नाम था, तो मैं देख बताना था। यस, नाउ यू आर करेक्ट, पेप्सिनिडिस। ठीक है। इसको गैस्ट्रिक प्रोटीएज भी कह सकते हैं। ये वही एंजाइम है जो, नहीं वलीद क्या हो गया बेटा, ये वही एंजाइम है जो एसिडिक कंडीशंस में काम करता था। ठीक है। एंड द प्रोडक्ट्स आर नॉट अमीनो एसिड्स, द प्रोडक्ट्स आर पेप्टाइड्स। ठीक हो गया? का मतलब इस टॉपिक के थॉरो रिवीजन की जरूरत है। देन वी हैव लाइपेज रिलीज फ्रॉम ऑर्गन फोर। ऑर्गन फोर, ऑर्गन फोर, ऑर्गन फोर। Does anybody know what's the name of this leaf-like structure? And Hisham, you are correct. And Waleed is also correct. नहीं मरियम, duodenum is intestine.
ठीक है। duodenum is intestine, that is the extension of stomach या continuation of stomach. So the organ here is pancreas. lipase pancreas से रिलीज होता है ना बेटा। and what does it do? सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के नाम बताओ। लाइपेज है। वेल फैट्स एंड लिपिड्स बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड। कौन है लिपिड्स वाला? मरियम, जबरदस्त। मुझे लिपिड्स होना वैसे ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास सिलेबस में वो लेवल्स में आईजीसीएसई में फैट्स का टर्म यूज किया हुआ, बोथ आर करेक्ट। एंड ऑयल्स इज आल्सो करेक्ट। कौन है बच्चा? वली, जबरदस्त। नहीं दादा, कहाँ हूँ? माल्टोस कहाँ से आ गया? लाइपेज है। अच्छा, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, कोई बता सकता है? फैट्स के एक ही प्रोडक्ट्स है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट हिशाम एंड वरीद। फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। लास्ट वन इज माल्टेज, और कुछ भी गिवन नहीं है माल्टेज का। कैन एनीबडी टेल मी माल्टेज में हम कौन सा नंबर लिखेंगे? 7 इज लिवर, ऐसा नहीं है। हिशाम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इट्स इलियम। और अगर आपको बहुत मुश्किल लिखना है तो जजनम भी लिख सकते हैं। ठीक है। और सबस्ट्रेट क्या है? माल्टेज। माल्टेज का सबस्ट्रेट इज माल्टोज, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। प्रोडक्ट बता दो, ये तो सबसे आसान था। प्रोडक्ट बता दो। वेरी गुड हिशाम, रिदा, वेरी गुड। एंड वली, ठीक हो गया, शाबाश, ये तो अच्छा बताया आप लोगों ने। अच्छा, आज ही मैं ना एक पास्ट पेपर सॉल्व करवा रहा था, उसमें एक क्वेश्चन था डाइजेस्टिव, बल्कि दो तीन क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम के। मैं उनको भी कोट करता हूँ यहाँ पे। एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा। 2024 फेब मार्च का पेपर है ये। और ये आईजीसीएसई का क्वेश्चन पेपर है। मैं इसका आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस हैं वो कोट करता हूँ। क्लास ये क्विकली करते हैं, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके? इस समय मैं आज ही करवा रहा था, तो मैंने कहा यार ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, जरा मैं फ्रेश फ्रेश हैं तो साथ साथ सॉल्व करवा देता हूँ। और ये एक्चुअल पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, तो लेट्स सी आप में से इसको कौन सॉल्व कर पाता है। एक ही मैसेज में 16 17 दोनों के आंसर देने, क्लास सबने आंसर करना है। अभी 18 19 कोट कर रहा हूँ मैं। अलिशबा, खतीजा, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलो भाई। डन। 16 हो गया।
वी डिड दिस इन द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली। और इसका मतलब ये होता है कि ओके ओके नोबडी से सी, ए डी बी डी बी, तो सबने क्या दिया? ए बी और डी। ए बी जो है वो दो बच्चों ने बोला है, डी दो बच्चों ने बोला है, बी दो बच्चों ने बोला है। क्या करूं मैं यार? कौन रह गया? या बेटा बी इज द राइट आंसर। Rickets occurs due to deficiency of calcium and vitamin D. Rickets is bones disorder, right? It is related to bones, और आपको पता है कि bones के लिए आपको कैल्शियम एंड विटामिन डी दोनों चाहिए होता है। ठीक है, कैल्शियम शुड बी देयर एंड विटामिन डी शुड बी देयर। सही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17। बेटे vitamin D is the vehicle through which calcium gets transported and gets deposited onto the bones. This is the only function of vitamin D, but it's really important function. मतलब बोन स्ट्रांग होना इतनी काम की चीज नहीं होती बेटे, आपको अभी नहीं पता, लेकिन यू विल कम टू नो लेटर। बाद में आपको पढ़ोगे आप कि असल में कैल्शियम इज नॉट जस्ट देयर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड मेक्स बोन्स हार्ड। असल में कैल्शियम का रोल हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर और मस्कुलर सिस्टम के अंदर होता है। तो कैल्शियम वहां पे बहुत जरूरी होता है। बोन्स आर जस्ट द रिजर्वायर वेयर कैल्शियम इज एक्चुअली स्टोर्ड, ताकि इन टाइम्स ऑफ नीड हम बोन्स में से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट कर सकें। ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट vitamin D, and vitamin D carries calcium just like hemoglobin carries oxygen। ठीक है, चलो 17 का हिशाम एंड रिदा से ए। एनीबॉडी एल्स? खदीजा, लिशबा, हानिया, उमैद? हानिया लेफ्ट, सबने बता दिया। यस, ए इज द राइट आंसर। और ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात करें स्टार्च की, राइट? स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट। ये मुश्किल है। 18। ओके ओके, वेल दैट वाज क्विक, आप लोगों ने सही बताया, बिल्कुल जल्दी भी बताया है। इट्स डी। लिवर इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। इट्स इफेक्ट्स एक्चुअली emulsification के लिए होता है, आपको पता है बाइल जूस। It breaks down the large size fats into smaller size fats. They are yet to be digested by lipase, or it is a type of physical digestion. So then we have number 19, ये लास्ट है, अब ये देखते हैं कौन बताता है लास्ट। हम्म। Okay, well the correct answer is A।
सही। बेटे सब चीजें हेल्प करेंगी एब्जॉर्प्शन के अंदर, सब चीजें। इसके अंदर जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है वेलस के अंदर, आपको पता है लैक्टियल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, फैट्स, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल। और उसके अलावा सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, विलाय प्रेजेंट होते हैं, सब हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम द लेटेस्ट पेपर, ओके। सो क्लास यू आर डन विद दिस। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा नया चैप्टर। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर is another topic of physiology, but this is related to plants. हमने पहले प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ा था, फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ा, अब हम प्लांट ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, फिर हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज चैप्टर नंबर 8। अच्छा क्लास, मुझे एक और बात आपसे करनी थी, आई एम सॉरी। बेटे आई एम गोइंग टू ऐड योर क्लास। मैं एक क्लास आपकी ऐड कर रहा हूँ, अभी मेरी बस डिस्कशन चल रही है। सैटरडे वाले दिन हमारी क्लास होती है 9 to 10, ठीक है। मैं सैटरडे वाले दिन आपकी एक और एडिशनल जो क्लास रख रहा हूँ वो 8 to 9 रख रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरी डिस्कशन हो रही है, कंफर्म नहीं कह रहा, उसको कंफर्म मैं करूंगा तो आपको बता दूंगा। वो क्लास हर वीक हुआ करेगी। उस क्लास के अंदर हम पहले तो चैप्टर 1 टॉपिक 1 से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, बट दिस टाइम रिवीजन करने के लिए साथ साथ असाइनमेंट भी होगा। सब बच्चों ने वो असाइनमेंट करना है, चाहे रिवीजन क्लास अटेंड करें या ना करें, ठीक है। नाउ आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो 8 to 9 सैटरडे को ऑलरेडी कोई क्लास ले रहा होता है? इज देयर एनीवन? मुझे बताओ, क्योंकि मुझे प्लान अप करना है ना। मैनेजमेंट मैनेजमेंट ने मुझे गो अहेड दिया है 8 to 9 के लिए फॉर सैटरडे। सर 5 से 6 बजे होती है मैथ्स की क्लास। 8 to 9 तो नहीं होता ना कुछ? नहीं सर, कुछ भी नहीं होता, फ्री होता है। एनीबडी एल्स? ओहो रिदा, बट यू आल्सो नीड रिवीजन यार। कैन यू शिफ्ट दैट क्लास टू सम अदर टाइम? या पूछ के देख लो। ऐसे में अगर बाकी बच्चे अवेलेबल होंगे तो फिर ये कि मैं जरूर रखूंगा वो रिवीजन क्लास, चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट टॉपिक से। और ये कि एक अच्छा एक वो है, समझ लो, एक अपॉर्चुनिटी है सब रिवाइज करने की, ठीक है। अदर देन दैट हर चैप्टर के एंड होने पे एक असाइनमेंट दूंगा जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होगा, ठीक है। 30-40 एमसीक्यूज दूंगा हर चैप्टर के, आपने सबमिट करने होंगे मुझे सॉल्व करके, ठीक है। हम उसको क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे, तो साथ साथ एक थॉरो डिवीजन हो जाएगा सबका, राइट। और एक और चीज़ ये होगी कि वंस वी आर डन विद द रिवीजन तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद उस क्लास के अंदर हम पेपर सॉल्व करना शुरू हो जाएंगे, प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये होगा कि हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, मतलब अगर हम इस तरह से चले तो मेरे ख्याल से अगर दिसंबर तक हमने 80% कोर्स कंप्लीट किया होगा, तो वो 80% कोर्स हमने इस तरह से कंप्लीट किया होगा कि हमने साथ साथ बहुत सारे पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी की होगी, ड्यूरिंग क्लास हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा, 3 क्लासेस के बजाय 4 क्लासेस पर वीक। आमना खालिद, कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दोस चैप्टर्स? तब तक मैं इसके टॉपिक्स लिख लूँ। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स हमें पढ़ना है अभी, राइट। इसके बाद हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन वो पहले वो बाद में आएगा। सो इसके टॉपिक्स में हमारे पास है ऑल अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम फर्स्ट। इधर प्लीज की एडजस्टमेंट करना बेटा अपनी कुरान क्लास की। वो दैट्स इजी है आमना। Then we are going to see a process that is water uptake. Then we have, हाँ हाँ बेटे, श्योर श्योर श्योर, ये तो आपको
100% इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। आप कभी भी पास्ट पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होता है, एज लॉन्ग एज बायोलॉजी सब्जेक्ट है, चाहे वो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हो, चाहे वो चैप्टर हम पढ़ चुके हों, चाहे वो चैप्टर अभी हमने पढ़ा भी ना हो, तो फील फ्री टू आस्क यार, तो मसला ही नहीं है। ओके, ये आपका राइट है, आपको करना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पूछोगे। ओके, ये बात मैं सबको कह रहा हूँ। पूरा पूरा सर फायदा हमने उठा भाई। सर हमने बायो में कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन और एक्सीलरेशन एंड होमोस्टेसिस कर रहे हैं। स्कूल में यस। दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, एक साथ कैसे कर रहे हो? लाइक स्कूल में जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी अभी जो है ना वो ऐसा ही एक पार्ट चल रहा है स्कूल के अंदर ना। एक्सटेंशन मेरा हो गया है, मैं अभी जो है वो कोऑर्डिनेशन करवा रहा हूँ, नर्वस कोऑर्डिनेशन मेरा अभी चल रहा है। नेक्स्ट टास्क में मेरे ख्याल से मेरा आई स्टार्ट होगा। तो बेटा अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना, जैसे अभी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें आपका टेस्ट होने वाला है, कुछ है आप आज पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो फिर आप मुझसे शेयर कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है? पर्सनली मुझसे आप शेयर कर लेना, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, उसके ऊपर कोई मसला ही नहीं है। टेस्ट में अच्छे स्कोर लेके आओ भाई, नाक क्यों कटवा रहे हो मेरी? तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। बहुत सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। द टू मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। असल में द थिंग इज के नॉट ऑल प्लांट सेल्स आर फोटोसिंथेसाइजिंग। क्या हर सेल फोटोसिंथेसिस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि हर सेल में क्लोरोप्लास्ट भी तो नहीं होता ना बेटा। क्लोरोप्लास्ट इज ओनली प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है, वो सारी बॉडी तो ग्रीन नहीं होती ना बेटे, ओनली द लीव्स आर ग्रीन, राइट? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट की सारी बॉडी का एक्सेस या जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है, वो वाला काम हर प्लांट का बॉडी का पार्ट नहीं कर सकता। अब मेरी बात सुनो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये मैं आपको एक रेफरेंस बता रहा हूँ जो कि हमने रिसेंटली कुछ चीज़ों को पढ़ा भी है, मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ। देखो, देर आर सर्टेन एक्टिविटीज दैट आर रियली इंपॉर्टेंट टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव, एंड among those activities there are some activities that require energy to be performed. तो एनर्जी होगी तो एक्टिविटी होगी, और एक्टिविटी होगी तो सेल विल स्टे अलाइव। ठीक है, अब दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। द नेम ऑफ द प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। एंड कैन एनीबडी टेल मी इन विच ऑर्गेनल डज दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस? कौन से ऑर्गेनल में रेस्पिरेशन होती है, कोई बता सकता है? गैस करो जल्दी से। वेल Rida Umar, you are absolutely right, and Khadija, you are correct, and Hisham, you are correct as well. It's mitochondria. That was quick, Rida, शाबाश। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करने के लिए इसको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक ऑक्सीजन है और दूसरा है फूड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फूड नहीं है तो रेस्पिरेशन नहीं है, तो एनर्जी नहीं है तो सेल भी अलाइव नहीं है। इसका मतलब हर सेल को अलाइव रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? फूड की। Even if the cell is not photosynthesizing, it is not making its own food, it requires food to stay alive. For example, the cells of roots. Root cells are under the ground, they're never going to receive the light. And even if they receive the light, they don't have chloroplast in them. किसी ने देखी ग्रीन कलर की रूट्स थोड़ी होती हैं? Chloroplast is only there in the green parts of the plant. And chloroplast is the thing where food is generated by the process of photosynthesis. तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई तरीका होना चाहिए कि हम रूट्स के सेल्स को फूड प्रोवाइड करें। उसके लिए बेटा वी नीड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। वो क्या होता है कि लीव्स के अंदर फूड जो है वो प्रिपेयर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी जहां जहां भी जरूरत है, एंड दैट ट्रांसपोर्ट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इट अकर्स थ्रू फ्लोएम,
बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। इन द सिमिलर वे बेटे, लीव्स डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू वाटर, रूट्स हैव, रूट्स हैव डायरेक्ट एक्सेस टू वाटर, लीव्स के पास तो एक्सेस नहीं होता। तो बेटे, रूट्स में जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे दे शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। इसलिए जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं बेटे, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, और ये ट्रांसपोर्ट होना जरूरी इसलिए ताकि लीफ सेल्स को वाटर मिल सके। वाटर इज अ रॉ मटेरियल, इट्स अ रिएक्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ना ये सारा काम हो रहा होता है कि प्लांट के अंदर इन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा, नाउ सिंस यू नो द डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स जंप टू वन ऑफ द टॉपिक्स दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो थोड़ा सा बस बेसिक पहले मैं आपको बता दूं जाइलम और फ्लोएम का मतलब क्या है ना। दे आर जनरली टर्म्ड एज वैस्कुलर बंडल्स। हमारे पास तो आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, प्लांट्स के पास होते हैं वैस्कुलर बंडल्स। ये क्या है? दीज आर एक्चुअली बंच ऑफ वैसल्स। मैं आपको अभी एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ दीज वैस्कुलर बंडल्स आर ऑफ टू टाइप्स एज यू ऑलरेडी नो। वन इज नोन एज जाइलम। Xylem is responsible for the transport of water and dissolved minerals. And there is another thing that Xylem does. It provides support. देखो, Xylem is a kind of pipeline that runs through stem. प्लांट की जो स्टेम होती है उसके अंदर पाइपलाइन जो होती है वो जाइलम होती है, ठीक है ना। और जाइलम की वॉल्स बड़ी हार्ड होती हैं। जब इस तरह की बहुत सारी जाइलम की वेसल्स यानी कि जो ट्यूब्स हैं जब साइड बाय साइड ये गुजरेंगी तो स्टेम इसकी बड़ी हार्ड हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, ठीक है। तो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी एज वेल। दीज आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ जाइलम। जबकि इफ यू लुक एट फ्लोएम, फ्लोएम का काम सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें ये देखना है बारी बारी करके कि ये जाइलम फ्लोएम किस तरह से प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। तो उसके लिए आई विल बी शोइंग यू सम डायग्राम्स। तो पहले मैं आपको वेस्कुलर बंडल्स की कुछ बेसिक सी डायग्राम्स शो करता हूँ। ओके, देयर यू गो। सेकंड दिखा रहा हूँ बस। राइट क्लास, ये आपको वेस्कुलर बंडल्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नजर आएगी, रूट्स में भी, स्टेम में भी और लीफ में भी। राइट क्लास, तो क्या रूट्स के अंदर दीज पाइपलाइंस, दीज आर जाइलम वेसल्स, एक्चुअली जाइलम एंड फ्लोएम बंच की फॉर्म में बिल्कुल सेंटर में। जहां जहां ब्रांच निकल रही है वहां वहां ब्रांच जा रही है, ये देखिए, ठीक है। एंड देन व्हेन द स्टेम कम्स, दिस पार्ट इज द स्टेम, ये लिखा है ना स्टेम। दिस ब्रांचेस आउट इनटू टू थ्री
टाइप्स, ये बंचेस अलग अलग हो जाते हैं। और जहां जहां भी ब्रांच निकल रही होती है, लीफ निकल रहा होता है, गोज लाइक दिस। आपको पता है लीफ के अंदर लीफ वेन्स होती हैं, तो दीज आर द पार्ट्स। ये पूरा यहाँ पे जो है ना वो लीफ होगा, लाइक दिस। उसके अंदर इस तरह से ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, ब्रांचेस हैव दीज xylem and phloem in them। ठीक हो गया। तो ये आपको इससे अंदाजा हो गया। अब आप सोचें, इस तरह की ट्यूब्स अगर हार्ड होंगी तो वो प्लांट को कितना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, राइट। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर। तो बारी बारी करके उनके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्टेम। आपने देखा कि स्टेम के अंदर बंचेस थे, राइट। मतलब ये आपके पास जो स्टेम आपको नजर आ रही है लाइक दिस, ये कट की हुई है ना, ऊपर से कट की हुई है। इसी तरीके से कट करके मैं भी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से वी हैव अ स्टेम। इस स्टेम के ऊपर यू आर गोइंग टू सी, इस तरह से ना वेस्कुलर बंडल्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, बंचेस। अब हम क्या करते हैं बेटा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम इसको स्प्लिट करते हैं छोटे से पार्ट्स में ना, लाइक दिस। अब मैं आपको ये अलग से दिखाता हूँ, बल्कि इसको नहीं हम करते, पहले हम यही वाला पार्ट में आपको ऊपर से टॉप व्यू से दिखाता हूँ। इट इज एक्चुअली लाइक दिस। इफ दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द टॉप व्यू ऑफ स्टेम, तो आपको स्टेम ऐसे नजर आएगी एंड यू आर गोइंग टू सी vascular bundles in this manner। गिव मी सेकंड, मैं दिखाता हूँ आपको vascular bundles कैसे नजर आएंगे। Okay, ऐसे। ठीक है, दिस इज हाउ दीज vascular bundles आर। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक vascular bundle को आपको मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। और क्लास लो क्या। सो दिस इज हाउ a vascular bundle looks like। Today you're going to see some large size vessels that have thick walls, then there is a separation, okay। और separation के बाद what you're going to see is, you're going to see thin walls like this। नाउ द थिंग इज कि इन दोनों में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है। इसका बड़ा सा ल्यूमेन नजर आ रहा है आपको, इसका बड़ा सा ल्यूमेन नजर आ रहा है और थिक वॉल्स नजर आ रही है। इसकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स बता रहे हो, आपको याद रखिएगा। दिस इज जाइलम। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई जाइलम? थिक, और यू कैन से डार्कर वॉल्स, डार्कर वॉल्स। और
ब्रॉड ल्यूमेन, ल्यूमेन कहते हैं इनर स्पेस को। इसकी अगर बात करेंगे तो दिस वन इज गोइंग टू बी फ्लोएम, एंड फ्लोएम जो है वो थिन वॉल्स होती हैं उसकी, और ल्यूमेन नैरो टू ब्रॉड है, यानी कि छोटे से बड़ा ल्यूमेन होता है। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज फाउंड इन द स्टेम। ठीक है। अच्छा, इसी की एक पिक्चर और भी है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, किसी ने माइक्रोस्कोप से ली हुई है। डायग्रामेटिक व्यू वाले दिखाता हूँ। ऑल राइट, तो दिस इज हाउ xylem looks like in a picture. Okay, so these are the vessels. ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दिस इज xylem thick walled, और ये phloem है। ठीक है, तो xylem is always at the inside and phloem is at the outside. एक्चुअल पिक्चर भी माइक्रोस्कोप दिखा देता हूँ, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द बुक। ओके, सो हम्म ये बस ये कॉपी हो जाए पिक्चर। देयर यू गो। देखिए वही सारी बातें नजर आ रही हैं आपको जो मैंने बताई थी। दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम। बीच में एक नॉन सेलुलर एक सेल्स की लेयर होती है, केमियम कहते हैं उसको, लेकिन खैर दैट नेम इज नॉट टू बी रिमेंबर्ड। आउटर वन इज फ्लोएम, इनर वन इज जाइलम, ये बात आपने याद रखनी है। Pith is the list like layer of cells that is in between. ठीक है, xylem phloem भी आपको नजर आ गया, आपको पता है कि xylem हमेशा अंदर होगा, phloem बाहर होगा। तरीका, if I am to write the names that I that I think will be here, so it's going to be X on the inner side for xylem, और बाहर की तरफ हमेशा phloem होगा। ठीक है भाई, तो ये बात आपने याद रखनी है। स्टेम के अंदर बंचेस होते हैं, रिंग ऑफ बंचेस होते हैं, अंदर की तरफ xylem, बाहर की तरफ phloem। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो यहाँ पे कुछ आपके जहन में क्वेश्चन आने चाहिए कि सर ये कॉर्टेक्स किसे कहते हैं, और लाइक एपिडर्मिस किसे कहते हैं, पिथ किसे कहते हैं, फ्लोएम तो चलो हमें पता है, तो ये सब किस चीज़ के नाम है। तो मैं रफली आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो बेटा, एपिडर्मिस जो होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बेटे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट बॉडी की, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, और ये दो तरह का होता है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एंड लोअर। ठीक है, दो तरह के एपिडर्मिस होते हैं, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। नेक्स्ट इज, जो हमें मालूम है, वो है कॉर्टेक्स। ओके, सो कॉर्टेक्स की बात करते हैं। तो बेटा कॉर्टेक्स के सेल्स तो बेटा लूज से सेल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दीज आर कॉर्टेक्स के सेल्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स के सेल्स जो है, दे आर बिलो एपिडर्मिस, सो कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस, और इसके अंदर सॉफ्ट सेल्स होते हैं। सॉफ्ट सेल्स,
बिलो एपिडर्मिस सॉफ्ट सेल्स होते हैं, क्योंकि इसमें स्पंजेस, इसमें जो है एयर स्पेस पाए जाते हैं, फूड स्टोरेज भी कर सकते हैं। फूड स्टोरेज, ये कॉर्टेक्स के अंदर फूड भी स्टोर होता है। ठीक है। लास्ट हमारे पास जो होता है वो बेटा पित्त होता है। पित्त का सिंपली काम फूड स्टोरेज का ही होता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टेम। सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टेम। और प्रोवाइड सपोर्ट, यहाँ पे फूड स्टोर होता है। पित्त के साथ भी सेम एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको पता लग गया कि जाइलम कहाँ पे है और फ्लोएम कहाँ पे है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, रूट्स कैसी होती हैं। तो क्विकली रूट्स की बात कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं यार। तो रूट्स की बात करते हैं। रूट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम किस तरह से होते हैं, लेट्स क्विकली सी दैट। रूट का क्रॉस सेक्शन है। अच्छा, तो रूट्स के अंदर क्या होता है। यस, एक सेकंड, ओके, दिस वन। चलो टाइम्स अप। रूट्स के अंदर क्या होता है बेटा, कि रूट्स के अंदर भी सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है, बस इसमें फर्क ये होता है कि, वेलकम, यहाँ पे ना इसके पास कुछ स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर ये होता है कि जो सेंट्रल पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ओके, सो दिस इज ऑल, ये जो आपको यहाँ पे सर्कल नजर आ रहे हैं ना, ये जाइलम है। अब फ्लोएम दिखाता हूँ कहाँ पे होता है। फ्लोएम हम आपको दूसरे कलर से बना के दिखाते हैं। फ्लोएम यहाँ पे होता है, ये फ्लोएम है। ये देखिए। ठीक है बेटा, तो अब इन सारे पार्ट्स के नाम लिख देते हैं। दिस इज फ्लोएम, और सॉरी, ठीक है फ्लोएम। जो ब्लैक कलर का है वो आ गया जाइलम। ठीक है भाई, तो ये जाइलम फ्लोएम की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। दोनों में क्या फर्क है, तो जाइलम जो है ना वो स्टार शेप्ड होता है, जबकि फ्लोएम जो है वो स्टार के फ्लैप्स के बीच में होता है। ठीक है, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आपको और बेहतर अंदाजा हो जाएगा इससे। ये आगे पिक्चर देखिएगा। प्लस, दिस इज द स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये पतली लंबी सी ट्यूब्स होती हैं, इन्होंने दिखाया है। दीज आर ऑल रूट हेयर सेल्स एट द एपिडर्मिस ऑफ रूट्स। ठीक है, अंदर कॉर्टेक्स आ गया। ठीक है, आ, उसके बाद जाइलम फ्लोएम आ गए। बस दैट्स इट, ये आपने नाम याद रखने लाजमी। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारे पास रूट्स। रूट्स की भी आपको समझ में आ गई, स्टेम भी समझ में आ गई, रूट भी समझ में आ गई। अब रह गया हमारे पास लीफ। रूट्स भी देख लिया, स्टेम भी देख लिया, अब रह गया हमारे पास लीफ। ओके, सो द थर्ड वन इज गोइंग टू बी लीव्स। लीव्स का सीन इस तरह से होता है कि लीफ को पहले हमें क्रॉस सेक्शन में कट करना पड़ता है, फिर हम उसको देख पाते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास एक लीफ इस तरह से होता है।
ओके, सो दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द लीफ जिसको हमने कट कर दिया है, और इसके अंदर यहाँ बीच में एक वास्कुलर बंडल होगा। ओके, सो बेटा ये हमारे पास वेन्स हैं, और आपको पता है कि वेन्स जो है वो इस तरह से आगे जा रही होती हैं। ये वेन है, ये ब्रांचेस हैं इसकी। ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें से एक पार्ट को लेके मैग्नीफाई कर दूंगा। लेट से इस पार्ट को लिया और मैग्नीफाई कर दिया। इसको मैग्नीफाई करने पे क्या नजर आएगा, देखिएगा। इसके अंदर हमें वैस्कुलर बंडल्स नजर आएंगे, और इन वैस्कुलर बंडल्स के अंदर होता ये है कि इसके ऊपर होता है जाइलम, नीचे फ्लोएम। फ्लोएम, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा। द थिंग इज के जाइलम फ्लोएम के बीच में एक सेपरेटिंग लेयर भी होती है, छोटी सी। हमेशा लीफ के जितने भी आपको वो नजर आएंगे वैस्कुलर बंडल्स, यू आर गोइंग टू सी एक्स above P. So x upon P, ठीक है। ऊपर जाइलम नीचे फ्लोएम, x ओवर P। हमेशा ऊपर जाइलम नीचे फ्लोएम। आप लीफ को जब भी देखेंगे ऊपर जाइलम होगा नीचे फ्लोएम, बस इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो तीन पार्ट्स देखे हमने स्टेम में। इनर जाइलम, आउटर फ्लोएम। मैं इस बात को समराइज करके लिख देता हूँ। सेप्टम इज अ सेपरेटिंग वॉल, यहाँ पे उसका नाम केम्बियम होता है वैसे। स्टेम, इनर जाइलम, आउटर फ्लोएम। रूट्स, रूट्स आर सिंपली स्टार शेप, जाइलम, फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है। और लीव्स, सो लीव्स के अंदर दिस इज हाउ इट इज, ऊपर जाइलम नीचे फ्लोएम। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। अब इसके अंदर कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम उसको आज ही क्लास में नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं इसके पास्ट पेपर क्वेश्चन दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास से पहले उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये भी छोटा सा चैप्टर है, मोस्ट प्रॉब्ली दिस सैटरडे ये खत्म भी हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों के दो टेस्ट दिए हैं मेरे पास चेक करने के लिए। मैं इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं उसको चेक करूंगा, एक प्लांट न्यूट्रिशन का और एक जो ग्रैंड टेस्ट दिया था। मेक श्योर नेक्स्ट क्लास से पहले आप इसको रिवाइज जरूर कर लें। अभी कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अनकरीब आपको रिवीजन के नाम पे असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो बी विजिलेंट। अब आप लोग को एक्टिव होने का जो है ना वो जरूरत स्टार्ट हो गई है। ठीक है, क्लास आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।